कोई कितना भी कहे आपसे, आप परेशान मत होइए। कोई कितना भी कहे आपसे कुछ भी, आप परेशान मत होइए, क्योंकि कभी भी धूप तेज़ निकलने से समुंदर का पानी सूखा नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि हर सीक्वेंस से चीज़ चल रही थी, आपके 1-2 यूनिट बचे हुए हैं, हालांकि वो मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको, बट स्पेशल टाइप से मैं आपको ये सारी यूनिट्स क्लियर करा रहा हूँ, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ये सब खत्म हो जाएगा पूरा यूनिट। सिर्फ और सिर्फ आपका मॉडर्न फिजिक्स रह जाएगी थोड़ी सी, वो भी मॉडर्न फिजिक्स मैंने सारी करा दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लॉजिक गेट आपके रह जाएंगे, वो गेट में करा दूंगा बस, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस का नियम, उसकी एप्लीकेशंस, पोटेंशियल, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके आगे भी हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ देखेंगे। पूरा सिलेबस जो आपका है वो सारा सिलेबस मैं कराऊंगा, हालांकि ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ, फिर भी आपको एक क्विक रिवीजन के लिए मैं ये सब दे रहा हूँ, जिससे आप ये समझ सको कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किन सिलेबस और किन टॉपिक से आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है और हमेशा की तरह आपको हमारे साथ बने रहना है और अपना प्यार हमेशा जैसे आप दे रहे हैं वैसे ही देते रहना है। अपने चैनल को अपने तरीके से मानकर आपने जो भी चीज़ें हमारे साथ करी हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपको समझना है कि गॉस का नियम क्या है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो नेट चार्ज होता है और जो उसकी एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है, परमिटिविटी जो होती है वो, ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सरफेस दिया है। मैं इतनी जल्दी आपको जो समझा नहीं सकता, हाँ बस मैं आपको फॉर्मूला बता करके क्विक रीज़न दे सकता हूँ, जिससे आप चीज़ों को सेट कर लो और आप वहाँ पर इसे अप्लाई कर सको, ठीक है ना। तो फाई बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, इसके बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ पर काम करता है, जैसे आपका लैम्डा हो जाएगा, रो हो जाएगा और सिग्मा हो जाएगा। ये होता है Q बाई ए, ये होता है Q बाई वी और ये होता है Q बाई एल। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, आपको वैसे ही याद रखने हैं। फाई बराबर आपको E इंटू ए कॉस थीटा याद रखना है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ाई होगा, F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा होगा, इक्वल 9×9 Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के फॉर्म में वो चेंज होती है और जो पोटेंशियल है वो आर के फॉर्म में चेंज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आता है अनंत लंबाई के तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू ये होगी, E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आपको ये याद रखना है। इसका अगर हम ग्राफ डिवाइड करेंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको ऐसे आप याद रखिए, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। फिर इसके आगे आपको ये भी समझना है कि जो आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। यही एप्लीकेशन, इसका एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसी एप्लीकेशन से आपको इस चीज़ें को याद रखना है। आप चाहो तो इसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन है वो भी आप समझ सकते हो। E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई और आर स्क्वायर को हम लोग सोचें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसी भी सरफेस का ए हो जाएगा। अगर ये ए हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना बन जाएगा, Q बाई वी, तो ये होता है, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ कर लें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर के एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। पोटेंशियल के पूरे टॉपिक में सिर्फ यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V=W/Q, पर यूनिट चार्ज पर जितना ऑब्जेक्ट या चार्ज वर्क करता है उसे हम उसका पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल W/Q नॉट हो जाएगा, ठीक है, Q नॉट हो जाएगा।
फिर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, वर्क जो करता है उस वर्क की वैल्यू होती है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क हो जाएगा आपका क्यू बाई आर, क्यू बाई आर, ये आपका हो जाएगा वर्क। और इस वर्क की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू वी की हो जाएगी, ठीक है, ये वर्क हो जाएगा। अगर हम इसी का निगेटिव कर देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लीजिए ये भी याद रखिए, चलिए आप भी क्या कहेंगे, ठीक है। आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए वर्क जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, बेसिक सा, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेंशियल। अब इसी की सीक्वेंस में अगर हम चाहें तो ये भी कैसे हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और क्यू, तो एफ की भी वैल्यू रह गई है, तो एफ का भी देख ले अगर हम लोग, तो एफ की वैल्यू ये हो जाएगी। हालांकि ये वाला फॉर्मूला आने से रहा, ठीक है। इतना हलवा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि हलवा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, जो भंडारे में जाते हैं। अच्छा, इतना हो गया। फिर आपके आगे हम लोग चलते हैं। Q इज इक्वल सी वी होता है, फॉर्मूला एक आपको याद होगा सी वी, और दो फॉर्मूले और याद रखिए, C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एक ये होगा आपको याद रखना है C3, ठीक है। ये कैपेसिटेंस दिया है, तो आपको ये भी वाले कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको चीज़ें याद रखनी है। और अब सेल पढ़ने से पहले एक फार्मूला और आपको पढ़ना होगा, E इज इक्वल वी प्लस आई आर। ये वाला भी फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला भी फार्मूला पढ़ लीजिए। इसमें कैसे क्या होगा, इसके मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक बैटरी हो जाएगी ये हमारी, ये बैटरी है, यहाँ पर इसके टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो है I, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो इन दोनों का जो सम होगा वो इस बैटरी का EMF होगा। वही EMF, नेट EMF की वैल्यू ज़ीरो होती है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, टोटल सम उनका ज़ीरो, जितने भी सेल लगे होंगे उनका सम ज़ीरो होगा, ठीक है। नेट वोल्टता या ज़ीरो होगी, या नेट EMF ज़ीरो होगा, या करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नेट, वो कितना होता है, शून्य होता है। ये आपका वोल्टता का नियम है। दूसरा नियम क्या है, करंट का नियम। करंट मतलब ये सब दोनों किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ के नियम की बात हो रही है, हम लोग किरचॉफ के नियम को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ में क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल 0, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर काम करता है, और ये चार्ज पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर ये काम करता है, और दूसरा वाला किस पे काम करता है, दूसरा वाला एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। करंट से मैं बताता हूँ, इतना हल्का क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। दो करंट यहाँ जा रही हैं, मान लीजिए 2 एम्पियर है, ये है 3 एम्पियर, तो यहाँ पर जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से ये चार्ज कंजर्वेशन का एक नियम फॉलो करता है, ठीक है। और जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें ऐसे लिख लीजिए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, R1 R2 R3 ये दिया हुआ है, ये है E1, ये है E2, और यहाँ से करंट फ्लो होगी, इस पे जो नेट करंट होगी वो जीरो होगी, यहाँ से किरचॉफ के नियम से। हालांकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, बस एक रूल पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत और टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल आई आर, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 भी आपने पढ़ा होगा। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। R1 प्लस R2 भी आपने पढ़ा होगा। फिर ब्रिज याद रखना है, ब्रिज, तो ब्रिज कौन सा, ब्रिज आपको याद रखना है। तो ब्रिज में आपको ऐसे याद मैं कराता हूँ जिससे आपको सेल भी हो जाए कन्वर्ट। पहले एक सेल का फॉर्मूला देख लीजिए, मैं सेल का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, R/R इज इक्वल E1/E2 -1। यहाँ सेल से आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर मैंने लिख दिया है फॉर्मूला, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। R/R इज इक्वल L1/L2 -1।
ये कुछ सेल के फॉर्मूले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में एज इट इज पूछ जाते हैं, तो आपको भी इनको याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया आपको। फिर अब आपका ब्रिज आ जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगा देंगे हम। ये 4 रेजिस्टेंस लग गए, अभी तो 3 ही लगे हैं, ये चौथा लग गया, ये 4 लग गए। अगर हम यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर P दिया है, यहाँ पर Q दिया है, यहाँ पर R दिया है, यहाँ पर S दिया है, तो इन दो का रेशियो और इन दो का रेशियो इक्वल होता है यही, और इसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसमें IG कितना हो जाता है 0, ये याद रखना है। इस जितना भी ये दिया हुआ है इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी आप साथ में देख लीजिए एक बार। जो बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन बना ही बना है, वो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर जो बेसिक क्वेश्चन है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, सॉरी आपका बना हुआ है ये किससे, किरचॉफ लॉ से, हाँ किरचॉफ के लॉ से बना हुआ है कि किरचॉफ लॉ को, अच्छा एक फॉर्मूला और देख लीजिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखता हूँ, बेलन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आ जाएगा, क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपको। कैपेसिटेंस ऑफ अ cylindrical capacitor having length L is inversely proportional to, ठीक है, तो C proportional to L होता है 2 pi KL, 2 pi KL by log B by A, ये होता है C, तो C proportional to L। हालांकि ये क्वेश्चन PGT का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर भी। अब आगे देखते हैं हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ। उस सेवर्ट्स के बाद में कुछ फार्मूले देखेंगे, बेसिक फार्मूले जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और उन एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब की PDF आपको मिल जाएगी, आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, हैंड रिटन PDF जो मैंने खुद लिखा है आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, 2-3 चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। उसमें से पहली चीज़ ये है कि इसका फिगर कैसा होगा। फिगर तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक रॉड है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बनता है कि एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सर्कुलर कॉइल के लिए कैसे निकालते हैं, तो इन सब के लिए आपको बेसिक तरीके से एम्पियर्स रूल पढ़ना पड़ेगा, जो ये दिया हुआ है। इनका मामला ये था, इन्होंने ये बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में, ठीक है, किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जब कोई करंट फ्लो होती है तो नेट करंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो उसके डीएल के इक्वल होती है, B/dl के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि यहाँ से स्ट्रेट वायर के लिए एक फॉर्मूला आएगा B = μ0I, तो ये यहाँ पर कॉमन रहेगा, अपॉन ये आ जाएगा 2πr। यही 2πr आपको याद रखना है, यही 2πr आपका टोराइड का फॉर्मूला होता है, जो इसके सेंटर पर होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम सर्कुलर कॉइल की बात करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला हो जाएगा B = μ0I/2r। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर इसका हाफ सर्किल होगा तो इसे 1/2 कर देंगे, तो μ0I/4r हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो डिस्क के लिए मान लीजिए डिस्क ये है और इसके इस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0I2πa²/4πa²x²⁴2। ये फॉर्मूला ऐसे याद रखते हैं, μ0NIA, ठीक है। NIA मतलब क्या है, यहाँ पर A का मतलब ये है कि एरिया दिया हुआ है, NIA यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, NIA/2πa²x²⁴2। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगर यहाँ पर ये पूछ दे कि इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, x⁻0 कर देनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वो पूछे किसी भी डिस्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला
जो डिस्टेंस होती है उसके कितने पावर पे होती है, कितने पावर पे, ये आप समझिए यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हटा दीजिए, बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर का 3/2 का तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। यही क्वेश्चन यूपी SSC में 1996 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये हो गया। अब इसके आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले वो बताता हूँ आपको। जैसे एक होता है F = μ0 I F I1 I2 by 2 पाई R। ये भी फॉर्मूला है। दो तारों के बीच में जो फोर्स लगता है, टू पैरेलल वायर होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है F = QB, F = QVB sin थीटा, और इसी के बराबर कर देंगे F = mv²/r। दोनों को फॉर्मूलों को मिलाकर हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं हम फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम के अनुसार जब भी किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक EMF बनता है। अगर वो EMF बन रहा है तो EMF कैसे बनेगा, तो वो EMF ये हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। यहाँ से चेंज इन फ्लक्स होगा, वो dt के समय के साथ परिवर्तित होगा, वही E = dϕ/dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछते हैं कि L और M1 M2 में रिलेशन क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशन ये देखो दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये यहाँ पर EMF दिया है, तो आपको कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि EMF E = L/dI/dt होता है, यहाँ पे माइनस लगा रहता है, इसका मतलब है वो अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है। लेंस का नियम क्या होता है, धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है, अपोज करती है जिससे वो सेल्फ जनरेट होती है, ओके। तो E = इतना हो जाएगा। अब E = I × R होता है, आप यहाँ से ये भी सॉल्व कर सकते हैं। E = I × R होता है, यहाँ पर ये जो R है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके यहाँ से फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है पैरेलल सीक्वेंस दिया है, सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है। सीरीज में दो इंडक्टेंस जुड़े हुए हैं, एक और ये दूसरा। इनका नेट इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा। अगर ये पैरेलल में जुड़े होंगे तो कितना हो जाएगा, आपको वही स्प्रिंग वाला याद रखना है कि कैसे स्प्रिंग वाले में काम कराते हैं, वैसे ही इसका दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1/L, मैं लिख दे रहा हूँ 1/L1 + 1/L2 = 1/L। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सीरीज में L = L1 + L2 याद रखना है। आपको ये बेसिक ही फॉर्मूले याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन इसके देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे जो मैं आपको बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ अलोंग द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट वेरिएंस। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सेंटर पे लेकर कितने डिस्टेंस पर कितना होता है, वो वाला B = K/x³। ये आपको याद रखना है, ओके। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है जो एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड पर टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव कॉइल, प्योर पावर, ठीक है। पहले पावर आप समझ लीजिए कितनी होती है, तो पावर होती है इसकी, तो U = हो जाएगा 12 LI0²। अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज पावर हो जाएगी 1/4 LI0²। क्यों, क्योंकि 1/2 ये पहले से दिया हुआ है और प्लस 0/2 कर देंगे तो ये आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये आपको एनर्जी भी याद रखनी है। फिर आगे चलिए इसमें देख लेते हैं और क्या है आपका कुछ फार्मूला। M = K, यहाँ से 2 बार फार्मूला बना है, ये आपको याद रखना है। वाले 2 इंडक्टेंस दिए होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन निकाला होगा, कांस्टेंट दिया होगा या 4 दिए होंगे, इस हिसाब से चेंज करना होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। या सेम टाइप का दिया होगा, ये भी आपको याद रखना है। बेसिक तरीके से सारे सबको याद रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। और इसमें आपको याद रखना है लॉरेंज फार्मूला याद रखना है, लॉरेंज फार्मूला। F = QV + E × B,
ये आपको फार्मूला याद रखना है, लॉरेंज फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। समांतर क्रम में जोड़े जाने पर दो प्रेरकों का तुल्यमान अंतर 2.4 हेनरी और श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर 10 हेनरी है, तो प्रत्येक का प्रेरकत्व बताइए। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़िया सा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया ये। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये अलग मैंने जो बताया आपको दिया हुआ है। द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 इज, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ दिया हुआ है, तो आपको ये वाला ही फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है। कुछ ऐसे ही फॉर्मूले दिए हुए होंगे, आपको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है LCR सर्किट, वो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, इतने उसके मैराथन अपलोड है कि आप उसको देख करके ही काम चला सकते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, वो आप देख लीजिए बस। जैसे एक क्वालिटी फैक्टर पूछा जाएगा, XL/R होता है, मतलब ओमेगा L/R होता है, ठीक है, क्यों। क्वालिटी फैक्टर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक Z याद रखना है, V/I होता है, ठीक है। और टोटल इम्पीडेंस है ये। और आपको याद रखना है XL = XC, रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा L = 1/ωc। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ कैसे करना है ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आदमी लोगों के गलत हो जाते हैं। Q = ओमेगा का मान रखेंगे 1/√LC × L/R। तो देखिए यहाँ से L ये कटेगा, यहाँ पे कटेगा तो ये रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √L/1/R/LC = Q। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। और इसके आगे आप में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो दिया हुआ है, जैसे आपका प्रेरकत्व का हो गया, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का देख लीजिए, पावर फैक्टर होता है P = VI cos थीटा। P यहाँ पे देखिए P = VI cos phi। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखना है कि ये हमारा है VL, ये हमारा है VC, ये हमारा है VR है, ये है हमारा VC। अब आप देख लीजिए किस डायरेक्शन में कितना ज़्यादा वो रहेगा, क्या पावर फैक्टर की वैल्यू। तो देखिए अगर हम L के पास जाएंगे तो यहाँ से एंगल कितना होगा, 90। तो L की वैल्यू के लिए, L मतलब प्रेरकत्व तो मतलब इंडक्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मैक्सिमम किसके लिए होगा, R के लिए होगा। मिनिमम किसके लिए होगा, C के लिए। मतलब पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है, वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट होता है। वॉटलेस करंट कब बनती है, जब जो पावर लूज है ना वो 0, पावर लूज 0 होगा तो वॉटलेस करंट, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे क्या होता है इसमें, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो डायमैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक कैसे वर्क करता है, इसमें जो ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी होती है, जो इसका म्यू होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये सभी देखना है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये नेगेटिव बनता है, नेगेटिव रूप दिखाता है एक दूसरे को, ठीक है। पर पैरामैग्नेटिक ऐसे है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलने लगते हैं, ठीक है। पर फेरोमैग्नेटिक ऐसा है जो वो स्ट्रॉन्ग डोमेन्स बनाता है, ये डोमेन्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो म्यू की वैल्यू होती है, ठीक है, म्यू इसकी वैल्यू होती है 1 से बहुत कम, 1 से बहुत कम। इसकी वैल्यू होती है म्यू की 1 से ज़्यादा और इसकी होती है 1 से बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसी के सीक्वेंस में आपको ये भी याद रखना है जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देता है, पर डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी टेम्परेचर वर्क नहीं करता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ये भी आप, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी के लिए बात मान ले लीजिए, इसका XM इसका बहुत कम होता है, 1 से XM थोड़ा सा ज़्यादा, और इसका
बहुत ज़्यादा। निगेटिव किसके लिए होता है? तो निगेटिव इसी के लिए होता है, ससेप्टिबिलिटी का मान निगेटिव इसके लिए होता है, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए वेरी पॉजिटिव, ठीक है। और क्यूरी टेम्परेचर ये देखो दिया हुआ है फॉर्मूला, ससेप्टिबिलिटी के लिए दिया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? तो ये कन्वर्ट कर देता है आपका पैरामैग्नेटिक में, ससेप्टिबिलिटी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ससेप्टिबिलिटी के लिए, ये ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, वेरी लार्ज होती है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपसे यही पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछ सकता। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये निगेटिव वैल्यू होती है, ये वेरी लार्ज होती है, लार्ज, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें याद रखनी, क्यू टेम्परेचर याद रखना है। फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन, ये वाला फॉर्मूला। इसे एग्ज़ाम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे ये फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के रूप में, बस और कुछ नहीं पूछ सकता। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं मैक्सवेल की कुछ इक्वेशन पे। ये इक्वेशन मैंने दे रखी है आपको, 2 इक्वेशंस। ये इक्वेशन आप देख लीजिए, डेल्टा डॉट बी डेल क्रॉस ई का रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया। और मैक्सवेल के कुछ ई और बी के इक्वेशन है, ई और बी के इक्वेशन देख लीजिए, जैसे कि ये हमारी ई होगी तो ये हमारा बी होगा। अब इसमें 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारा हो जाएगा ये फॉर्मूला, दोनों एक साथ लिखता हूँ यहाँ पर, E इज इक्वल ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी सीक्वेंस में B इज इक्वल बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक्स डायरेक्शन का है। इसी प्रकार B के लिए ले लीजिए एक्स वाई, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे आई होगा, 1 सेकेंड, आई एक्स, ठीक है। देखिए गलत हो जाता अभी, आप लोग भी यही कर रहे चलाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा जे, मीन्स जिस डायरेक्शन में से मान लीजिए यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है, आपको वही करना है। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल बी नॉट कॉस, पूरा लिख लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस का जे वाई। आपको यही याद रखना है। फिर ई जेड पे आ जाइए, ई जेड इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का के जेड, बी इज इक्वल बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई, आई जे के जेड जेड आई जे जेड, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसमें समझने वाली बात है, कभी कभी सीक्वेंस में आपको ये कॉस ना देकर के साइन दे देगा, तो आपको याद रखना है अगर ये साइन में है तो ये भी साइन में रहेगा, ये कॉस में है तो ये भी कॉस में रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने कॉस में लिखा तो कॉस में ही रहेगा, साइन में भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ई और बी के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो π/2 का होता है फेज डिफरेंस। तो आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी है। कुछ और है, जैसे पॉइंटिंग वेक्टर आपको याद रखना है, एस इज इक्वल 1/μ0 ई इंटू बी, पॉइंटिंग वेक्टर याद रखना है। b इज इक्वल 1/ε0, सॉरी ub इज इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। और ue इज इक्वल याद रखना है 1/2ε0 ई स्क्वायर। टोटल u याद रखना है आपको, ue प्लस ub होता है, ठीक है। यहाँ पे U क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। आपको एनर्जी डेंसिटी याद रखनी है, यही फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी याद रखिए आप। जितना मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देख के आइएगा, फिर मुझे बताइएगा। ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला दूसरे का डाइवर्जन है। C इज इक्वल होता है 1/√μ0ε0, ये होता है फॉर्मूला ना। उसी वाले फॉर्म को हमने चेंज कर करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। म्यू इज इक्वल हो जाएगा μ0, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से रहेगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके आगे आपके में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो चीज़ें और दी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो आपको याद रखना है रेडियो तरंग हो गया, फिर माइक्रो हो गया, उसके जस्ट बाद में आता है इनविजिबल आता है, फिर आता है विजिबल, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर आता है रेडियो, हाँ रेडियो आ गया, फिर
एक सेकंड, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ। फिर आता है एक्सरे गन, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है आपका गामा रेज। ऐसे करके 7 वेव्स हैं, आपको याद रखना है। मैंने सीक्वेंस दे दिया है, आप याद कर लीजिएगा। इसमें फेज डिफरेंस याद रखना है, और ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चार्ज पार्टिकल से बनती है। वो चार्ज पार्टिकल जो मोशन में होता है उसी से बनती है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितना इस पर लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। बाकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। फिर अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे।